हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, या हम उसी को कहते हैं विकास के सिद्धांत। कल हमने क्या पढ़ा था? विकास के कुछ नियम पढ़े थे और उसको हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आज का टॉपिक है हमारा थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उसी को क्या कहते हैं? विकास के सिद्धांत। आज का टॉपिक रहेगा हमारा विकास के सिद्धांत, और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। कल वाले टॉपिक से ये वाला टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। कल वाले टॉपिक में क्या था? विकास के कुछ नियम जो हर एक बच्चे की डेवलपमेंट पर लागू होते हैं, चाहे वो बच्चा कहीं पर भी जन्म ले, उसका जो जितने भी नियम हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, वो हर एक बच्चे के विकास के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में क्या पढ़ेंगे? अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से अलग अलग थ्योरीज दी, उनके विचार अलग अलग थे। ठीक है, अब उन एक जैसे विचार वालों का जो इकट्ठे मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको एक संप्रदाय बोल देते हैं, या उनको एक फैमिली बोल देते हैं, परिवार बोल देते हैं, संप्रदाय बोल देते हैं। अब जिन लोगों ने व्यवहार की बात करी, उन लोगों का एक संप्रदाय बन गया, उस संप्रदाय का नाम दे दिया था व्यवहारवाद का संप्रदाय। जिसने मानवता की बात करी तो मानवतावाद का संप्रदाय हो गया। जिसने संज्ञान की बात करी, विचारों की बात करी, उसका संज्ञानवाद का संप्रदाय बोल दिया गया था। जिसने मन का विश्लेषण किया, जैसे सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने किसका अध्ययन किया था? मन का अध्ययन किया था, यानी कि मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण किया। एक व्यक्ति का मन कैसा होता है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो उसको क्या बोल दिया गया? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का अध्ययन करता बोल दिया गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय रहे। अब इस प्रिंसिपल, इसमें थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में क्या पढ़ते हैं? अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं दी, उसके हिसाब से हम उनकी, एक मनोवैज्ञानिक की एक थ्योरी है, दूसरे मनोवैज्ञानिक की उसी एज के बच्चे पर अलग से थ्योरी है। किसी की थ्योरी मन को लेकर है, किसी की थ्योरी नैतिकता को लेकर है, किसी की थ्योरी सामाजिकता को लेकर है, या फिर किसी की थ्योरी को हम कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरीज को बांट दिया गया। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब इसका मनोवैज्ञानिक कौन था? इसके मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड। इसके मनोवैज्ञानिक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। आपको ये नाम और इन थ्योरीज के नाम, थ्योरी का नाम और उसके साथ उसके मनोवैज्ञानिक का नाम भी याद रखना पड़ेगा। कई बार पूछ लेते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे या जनक कौन थे, तो उनका नाम था सिगमंड फ्राइड। ठीक है, अब मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एरिक्सन। सीधा कई बार मिलान करना भी आ जाता है, और कई बार इनका नाम दे देते हैं, इसका मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लेते हैं, या मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया, उसके सामने 4 ऑप्शन दे देंगे, और कई बार ऐसे आपस में मिलान करना भी पूछ लेते हैं। तो आपको इन मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं, साथ में कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम भी याद रखना है। मनोविश्लेषणात्मक, मन का जिसने अध्ययन किया वो कौन थे? सिगमंड फ्राइड थे। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। मैं मनोविश्लेषणात्मक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, और अगली क्लास में फिर अगला सिद्धांत पकड़ेंगे। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। उसके बाद है सामाजिक सामयिक सिद्धांत। देखो इन दोनों में फर्क है, इसने मनोसामाजिक बोला है और इन्होंने क्या बोला है? सामाजिक सामयिक सिद्धांत। ये कौन थे? यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर। इन्होंने कौन से सिद्धांत दिया था? सामाजिक सामयिक सिद्धांत दिया था। फिर आता है नैतिक विकास का सिद्धांत। अब नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने। लेकिन एक नैतिक विकास का सिद्धांत और कोई साइंटिस्ट ने भी दिया था, या मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जिनका नाम था जीन पियाजे। अगर नैतिक विकास सिद्धांत की बात करें तो आपको टिक लगाना है कोलबर्ग पर, क्योंकि जीन पियाजे के काफी और भी सिद्धांत थे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अब ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की। यानी कि ये सिद्धांत है, और ये उनके क्या है? मनोवैज्ञानिक। कई बार ऐसे मिलान करना पूछ लेंगे, या नाम से सीधा सिद्धांत का पूछ लेंगे। सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरीज। सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरीज।
ऑफ डेवलपमेंट। हम इनको वन बाय वन करके एक एक क्लास में एक एक थ्योरी को पढ़ेंगे। आज की हमारी थ्योरी रहेगी फर्स्ट वाला मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। अब इनके प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। ये कौन थे? इनका जन्म हुआ था, इनका नाम लिख लेती हूं पहले, मनोवैज्ञानिक। कौन थे इसके मनोवैज्ञानिक? सिगमंड फ्राइड। अपनी कॉपी में साफ साफ नोट्स बनाएं, सिगमंड फ्राइड, ताकि तुम्हें रिवीजन में वो हेल्पफुल रहे। इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था पूछ लिया जाता है। 1856 में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। कहाँ जन्म हुआ था इनका? ऑस्ट्रिया में, या कहीं पर वियना, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इनका जन्म हुआ था। ये कौन थे? ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो मनोरोगियों के ऊपर रिसर्च करते थे, या पेशे से ये क्या थे? ये एक चिकित्सक थे। ये क्या थे? एक चिकित्सक थे। चिकित्सक थे। किसके चिकित्सक थे? मनोरोगियों के चिकित्सक थे। यानी कि मनोरोगियों पर ये क्या करते थे? अध्ययन करते थे। जिनको मनोरोगी कौन से होते हैं? मनोरोगी कौन से होते हैं? कौन से पेशेंट होते हैं? जिनको मन की समस्या हो, जिनको दिमाग की प्रॉब्लम हो, उन चिकित्सकों, उन पेशेंट के ऊपर, उन पेशेंट का ये इलाज करते थे। अलग अलग मनोरोगियों से मिलते थे। ये काफी सारे लोगों से मिलते गए, इनसे बात करते गए, बात करते करते इन्होंने क्या किया? उनके ऊपर अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने क्या किया? केस स्टडी। इसी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइको एनालिटिकल थ्योरी। एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम क्या है? केस स्टडी। केस स्टडी। वैसे तो केस स्टडी का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? टाइडमैन ने किया था। लेकिन उसका प्रचार प्रसार और उसके ऊपर ढंग से काम किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। इसको क्या कहते हैं? केस स्टडी थ्योरी भी कहते हैं। कई बार हिंदी में नाम नहीं लिखा आता है, इंग्लिश में नाम लिखा आता है, तो आपको इंग्लिश वाला, हिंदी में कई बार नाम बदल देते हैं, इंग्लिश वाला साथ साथ में थोड़ा सा देख लिया करो। इसी को क्या कहते हैं? साइको एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में। इसी को क्या कहते हैं? केस स्टडी, क्योंकि वो अलग अलग मनोरोगियों से मिलते थे और उसके ऊपर स्टडी करते थे और उस स्टडी को लिखते थे वो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? केस स्टडी थ्योरी। वो बातचीत करते थे उनसे, उनकी मन की अवस्थाओं को जानते थे, उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते थे, उनका बेस क्या था, उनको ये समस्याएं कहाँ से क्रिएट हुई, वो सब चीजों को नोट करते थे और बात करके उन रोगियों से एक थ्योरी निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए इसका नाम क्या बोल दिया जाता है? टॉकिंग थ्योरी। टॉकिंग थ्योरी। टॉकिंग थ्योरी को ही हिंदी में क्या लिख देते हैं? बातचीत का सिद्धांत। बातचीत का सिद्धांत। अब ये सारे नाम मैंने एक्सप्लेन कर दिए। वो मनोरोगियों से मिलते थे, उनसे बात करते थे, बात करके उनकी मन की अवस्थाओं को जानते थे। वो चेतन मन में है, अचेतन मन में है, अर्धचेतन मन में है, या फिर उनका ईद हावी है, ईगो हावी है, या सुपर ईगो हावी है, या फिर उनकी अवस्थाएं जानते थे। तो यानी कि वो बातचीत करके एक आंसर निकालने का, एक रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उसको बातचीत का सिद्धांत कह दिया। वो केस स्टडी करते थे, इसलिए केस स्टडी थ्योरी बोल दिया गया। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? साइको एनालिटिकल थ्योरी। और ये चिकित्सक किसके थे? मनोरोगियों। अब सबसे ज्यादा इन्होंने किस पर बात करी? इन्होंने सबसे ज्यादा इनकी थ्योरी का बेस क्या रहा? लिबिडो। अब ये लिबिडो क्या होती है? एक टाइप की एनर्जी होती है, एक टाइप की ऊर्जा होती है। अब किसी के अंदर ऊर्जा किस टाइप की होती है? काम प्रवृत्ति की ऊर्जा होती है। काम प्रवृत्ति की ऊर्जा होती है, ठीक है। अब ये हर एक इंसान के अंदर पाई जाती है। अब कोई तो लिबिडो से संतुष्ट हो जाता है और कोई लिबिडो से संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट हो जाता है तो उसकी लाइफ वेल सेटल्ड चलती रहती है। जो संतुष्टि जिसको नहीं मिलती है, इनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग, वो ये कहते थे कि जिसकी लिबिडो संतुष्ट नहीं होती, जिसको काम प्रवृत्ति का सुख नहीं मिलता है, वो बाद में जाके मनोरोगी बन जाता है, उसको मन का रोग लग जाता है।
यानी कि उन्होंने अपनी इस सिद्धांत का बेस किसको माना, आधार किसको माना, आधार क्या था उनका, लिबिडो था। और लिबिडो क्या है, एक काम प्रवृत्ति है, काम प्रवृत्ति है। और इसी को उन्होंने क्या बोला, ऊर्जा का रूप दिया। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर एक विशेष टाइप की ऊर्जा होती है। अब वो संतुष्ट, उसको मिल जाती है तो वो संतुष्ट हो जाता है, और संतुष्ट नहीं होता है तो उसको वो मनोरोगी बन जाता है, उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर कोई ना कोई रोग लग जाता है। यानी कि उन्होंने अपने अध्ययन का बेस ही किसको माना था, लिबिडो को माना था। आगे और उन्होंने कहा था कि जन्मजात ही है, ये जन्म से ही लिबिडो वाली शक्ति हावी हो जाती है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक थे जो इसके विपरीत थे, जो ये मानते थे कि हर चीज का ही आधार लिबिडो नहीं मान सकते हैं, कोई और भी समस्या हो सकती है। और लास्ट में जाकर इनके खुद के स्टूडेंट थे, शिष्य थे, युंग और जुंग, वो इनसे अलग हो गए थे। तो अलग होकर उन्होंने फिर एक नए सिद्धांत की खोज करी, और उसको क्या बोल देते हैं, नव फ्रायडवादी। यानी कि इनका शिष्य कौन था, इनका शिष्य कौन था, वो कई जगह पर जुंग लिखा मिलता है और कई जगह पर युंग लिखा मिलता है। इंग्लिश में शायद उनको जुंग कहते हैं और हिंदी में उनको युंग कहते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नए सिद्धांत की खोज करी, और उनको क्या बोल दिया गया लास्ट में, विश्लेषणात्मक सिद्धांत, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। वो किस टॉपिक पर इनसे अलग हुए थे, क्योंकि सिगमंड फ्राइड क्या कहते थे कि बच्चे के जन्म के साथ ही लिबिडो हावी हो जाता है, अगर उसकी संतुष्टि नहीं मिलती है तो आगे जाकर उसको मनोरोगी बन जाता है। यानी कि हर चीज में वो लिबिडो को आगे लेकर आ रहे थे। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक इनकी इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, और उन्होंने फिर अपना एक अलग सिद्धांत बनाया, और उस नए सिद्धांत का नाम क्या दिया गया, नव फ्रायडवादी, नव फ्रायडवादी। इनकी एक बेटी थी एनी फ्रायड, वो भी इनके साथ काम करती थी। उसके बाद और भी काफी सारे मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन फेमस कौन हुए थे, उनके शिष्य युंग और जुंग, जिन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत को किससे अलग कर दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी से उन्होंने क्या बना दिया था, एनालिटिकल थ्योरी। और उसके प्रतिपादक कौन थे, युंग जुंग, जो किसके शिष्य थे, सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। ठीक है। अब उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को फिर आगे तीन हिस्सों में डिवाइड किया, और 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उन्होंने कौन कौन से 3 पार्ट बनाए थे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के। पहले का नाम क्या था, सथलाकृति, सथलाकृति, हिंदी में उसको सथलाकृति कहेंगे। और दूसरा नाम क्या था इनका, आकारात्मक, मन का अध्ययन किया इन्होंने इसके अंदर। और इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे, टोपोलॉजिकल थ्योरी। फिर दूसरा क्या था इनका, गत्यात्मक। और क्या नाम था, संरचनात्मक। इंग्लिश में गत्यात्मक को क्या कहते हैं, डायनामिक थ्योरी, और इनको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन थ्योरी। ठीक है। और फिर उन्होंने तीसरी बार में क्या बताया था, व्यक्ति की, बालक की, क्योंकि बाल विज्ञान पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, बालक की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं दी थी उन्होंने, 5 अवस्थाएं दी थी, 5 अवस्था दी थी। पहले में वो क्या पढ़ते हैं, स्थलाकृति में या आकारात्मक में या टोपोलॉजिकल थ्योरी में वो क्या बताते हैं, मन की अवस्थाएं बताते हैं। यहाँ पर क्या बताते हैं वो, मन की अवस्थाएं। और मन की कितनी अवस्थाएं बताई उन्होंने, 3 अवस्थाएं बताई। एक चेतन मन बताया उन्होंने, एक अचेतन मन बताया उन्होंने, और एक क्या, अर्धचेतन मन बताया। एक कॉन्शियस स्टेज, एक अनकॉन्शियस स्टेज, और एक सबकॉन्शियस स्टेज। यानी कि मन की 3 अवस्थाएं दी। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी उनकी, चेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन, और क्या दिया उन्होंने, अचेतन मन।
ये किसमें बताया उन्होंने? टोपोलॉजिकल थ्योरी में। टोपोलॉजिकल को हिंदी में क्या बोला उन्होंने? स्थलाकृति। यानी कि उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर 3 अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या था? स्थलाकृतिक, आक्रात्मक, या फिर उसी को क्या कहते हैं? टोपोलॉजिकल। उसमें उन्होंने क्या बताई थी कि मन की कौन कौन सी अवस्था होती है, एक बालक के मन की अवस्थाएं, एक मनुष्य के मन की अवस्थाएं क्या है, और वो चेतन मन में कितना क्या सोचता है, अर्धचेतन मन में क्या रहता है उसके, और अचेतन मन में क्या रहता है। सेकंड में उन्होंने क्या बताया? गत्यात्मक या संरचना, यानी कि व्यक्ति की संरचना किस आधार पर करी उन्होंने की इद, ईगो और सुपर ईगो। इंग्लिश वाले नाम भी याद रखना और हिंदी वाले नाम भी याद रखना। इद को क्या कहते हैं? वो हिंदी में इदम। ईगो को क्या कहते हैं? अहम। और सुपर ईगो को क्या कहते हैं? पर अहम, परम अहम। ये यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? व्यक्तित्व को डिवाइड किया, यानी कि एक आदमी का व्यक्तित्व किस टाइप से होता है, उसके अंदर इद ज्यादा होता है, ईगो ज्यादा होता है, या सुपर ईगो ज्यादा होता है। इनको मैं 1 बाय 1 करके आगे एक्सप्लेन करूंगी। इद, ईगो और सुपर ईगो के हिसाब से उन्होंने एक व्यक्ति का व्यक्तित्व को डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर बालक की 5 अवस्थाएं बताई, और 5 अवस्थाएं किसके बेस पर बताई उन्होंने? लैंगिक बेस पर, लैंगिक आधार पर। ठीक है, लैंगिक आधार पर एक बच्चे को 5 अवस्थाओं में बांट दिया। और यहाँ का बेस उन्होंने क्या माना था? इनको बांटने से पहले उन्होंने कौन सी शक्ति बताई थी? किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या रहता है? लिबिडो। लिबिडो के आधार पर उन्होंने एक बच्चे को 5 भागों में बांट दिया, उसकी 5 अवस्थाओं में बांट दिया। वो 5 अवस्थाएं आपको याद रखनी है: मुखीय, गुदीय, लंघीय, सुषुप्त अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था। वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी एक एक करके। अभी ये देखो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड। कौन थे ये? इनके संप्रदाय का नाम क्या था? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। इन्होंने किसका अध्ययन किया था? मनुष्य के व्यक्तित्व का अध्ययन किया था। मनुष्य के व्यक्तित्व को किस हिसाब से बांटा था? स्थलाकृतिक आधार पर बांट दिया था, यानी कि मनुष्य के मन को बांट दिया था, मनुष्य के व्यक्तित्व को बांट दिया था, और लिबिडो के आधार पर उन्होंने लैंगिक अवस्था के हिसाब से बच्चे की 5 अवस्थाएं बता दी थी। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहला कौन सा था? ये वाला, स्थलाकृतिक आक्रात्मक। स्थलाकृतिक, या फिर इसी को क्या कह देते हैं हम? आक्रात्मक, या फिर इसी को क्या कह देते हैं इंग्लिश में? टोपोलॉजिकल स्टेज। कॉपी में साफ साफ नोट कर लें। यहाँ पर एक मन को कितने भागों में बांटा उन्होंने? 3 भागों में बांटा। 3 मन कौन कौन से थे? एक क्या था? चेतन मन। एक क्या था? अर्धचेतन मन। और एक क्या था? अचेतन मन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? कॉन्शियस स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस। और इसको क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस। स्टेज। ठीक है, अब चेतन मन। पहली बात तो उन्होंने एक व्यक्ति के मन को किसके साथ कंपेयर किया था? एक बर्फ के टुकड़े के साथ कंपेयर किया था। एक बर्फ के टुकड़े को अगर मैं यहां पर कहीं मनुष्य का मन कैसे बताया उन्होंने? एक आइसबर्ग के समान बताया। मान लो कि ये एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला, इसको तो उन्होंने क्या कहा था? चेतन मन। और इसको क्या कहा था? अचेतन मन। इंग्लिश में नाम ध्यान रख लेना, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अचेतन मन। उन्होंने मन के बारे में जब बताया तो पहले 2 ही पार्ट, चेतन और अचेतन,
इन दोनों के बीच की अवस्था को उन्होंने क्या नाम दिया? अर्धचेतन। अर्धचेतन। अब मान लो एक बर्फ का टुकड़ा लिया और पानी के भरे हुए ग्लास में पानी का ग्लास लिया, आधे से ज्यादा था, उन्होंने उसके अंदर बर्फ को डिप किया और बर्फ क्या करती है? पानी में तैरती रहती है। लेकिन जब पानी स्टेबल हो जाए तो उसके अंदर बर्फ को छोड़ दिया, बर्फ के टुकड़े को छोड़ दिया, और वो बर्फ का टुकड़ा क्या करता है? कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर रहता है और कुछ हिस्सा उनका पानी के ऊपर रहता है। और ये वाला हिस्सा क्या रहता है? ऐसे 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 रहता है, कभी चेतन मन में, कभी अचेतन में, कभी चेतन में, कभी अचेतन में। यानी कि पानी की जो सतह है उससे कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। जो ऊपर जाता है तो उसको बोल देते हैं चेतन मन में, और जब नीचे आ जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं? अचेतन मन। अब ये हिस्सा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये हिस्सा उन्होंने कितना बताया? 90%। और ये वाला हिस्सा उन्होंने कितना बताया? 10%। यानी कि एक व्यक्ति का जो मन होता है उसमें चेतन पार्ट जो होता है, कॉन्शियस जो पार्ट होता है वो 10% रहता है, और अनकॉन्शियस पार्ट कितना रहता है? 90% रहता है। काफी सारी बुक में तुम्हें 10 और 90% नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मैथ के नहीं होते, वो इतना भी कंपैरिजन नहीं कर पाते कि जब परसेंटेज को हटाकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10/100, और 0 से 0 कट गया तो क्या बन गया? 1/10। यानी कि ये हिस्सा कितना होता है? 1/10। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 90/100, 0 से 0 कट हो जाएगा तो कितना बनेगा? 9/10। यानी कि 9/10। अचेतन के लिए क्या लिखा होता है? 9/10 भी लिखा मिल सकता है, और 90%। दोनों क्या है? सेम थिंग है। दोनों का मीनिंग क्या निकलता है? सेम निकलता है। 9/10 और 90% दोनों सेम बातें। यानी कि 10 में से 9, 10 में से कोई एक इतनी सी बड़ी चीज है और उसके मैंने 10 हिस्से कर दी। 9 हिस्से तो क्या है? अचेतन मन में है, और एक हिस्सा किस में है? चेतन मन में आता है। अब चेतन मन को और अचेतन मन को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो देखो, मैं अभी तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें सब समझ में आ रहा है, तुम्हारा सीधा माइंड के अंदर घुस रहा है सब कुछ। यानी कि वर्तमान की जो स्थिति है वो क्या बताती है? चेतन मन को। अभी तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है, यानी कि कहाँ स्टोरेज हो रही है? चेतन मन में हो रही है। ठीक है, अब 2-3 घंटे के बाद अगला लेक्चर स्टार्ट होता है। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया में, वियना में उनका जन्म हुआ था। कब? 1856 में। यानी कि मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे सिगमंड फ्राइड, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अभी जो बोल रही हूँ सब कुछ तुम्हारे चेतन मन के अंदर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगला लेक्चर स्टार्ट हुआ, मैथ का हुआ, ईवीएस का हुआ, या एसएस का, किसी भी सब्जेक्ट का अगला लेक्चर तुम्हारा जैसे ही स्टार्ट होता है तो कुछ चीजें तुम भूल जाते हो। अब कुछ चीजें तुम भूल जाते हो, वो कहाँ चली जाती हैं? अचेतन मन में चली जाती है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर लगाते हो तो वापस कहाँ जाती हैं? चेतन मन। लेकिन 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या 2 महीने के बाद तुमने ये टॉपिक 2 महीने के बीच में तुमने संभाला ही नहीं, एक बार भी नहीं पढ़कर देखा कौन थे सिगमंड फ्राइड, कौन मनोविश्लेषणात्मक थे, क्या पढ़ रहे थे, थ्योरी क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, थ्योरी क्या होते हैं, कुछ नहीं रिवाइज किया। सब कुछ गायब हो गया। और सब कुछ गायब हो गया तो कहाँ आ गया? अचेतन में। यानी कि जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, जो चीजें दब जाती हैं, वो कहाँ रहती हैं? अचेतन में। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था कि अचेतन मन है, उसी के कारण मनोरोगी निकलकर, मन के अंदर रोग निकल कर आते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर दिया था? अचेतन मन। ये तीनों ही उन्होंने बताए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया था? अचेतन मन पर दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिगमंड फ्राइड ने सबसे ज्यादा जोर, उनकी थ्योरी के अंदर सबसे ज्यादा जोर कौन से मन के ऊपर रहा? तो किस पर रहा था? अचेतन मन। अभी करंट में जो चल रहा है वो कहाँ है? चेतन मन में। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा कुछ याद करेंगे, दिमाग पर जोर लगाएंगे तो वो कहाँ आ जाएगा? मतलब वो अर्धचेतन में था, थोड़ी देर बाद वो अर्धचेतन में चला गया था, वापिस कहाँ आ जाएगा? चेतन में। काफी जोर लगाने के बाद भी वो चीजें याद नहीं आती, वो दब जाती हैं, दमित इच्छाओं का भंडार होता है, वो कहाँ होता है? अचेतन मन। चेतन मन किससे रिलेटेड होता है? वर्तमान से। और ये किससे होता है? भूतकाल से होता है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। किसी बच्चे का मन किया कोई खिलौना लेने का, ठीक है, उन बच्चे का 5, 10, 8 साल का बच्चा था, कोई खिलौना पसंद आ गया, उसने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा एक खिलौना दिला दो। और मम्मा की जो भी परिस्थिति रही होगी, कोई भी आर्थिक कंडीशन या कोई भी उनकी कंडीशन रही होगी, उन्होंने वो बच्चे को खिलौना नहीं दिलाया। लेकिन बच्चे के दिमाग में तो चल रहा था खिलौना चाहिए। थोड़ा टाइम चला गया, कुछ साल चले गए, कुछ महीने, कुछ साल जाने के बाद वो भूल गया उस बात। अब भूल गया तो मतलब कहाँ है? अचेतन मन। जब मार्केट में था, मांग रहा था, तब कहाँ था? चेतन मन में।
जब घर तक आया उसको ये लगा मम्मी से मैंने मांगा था, मम्मी ने दिलाया नहीं, लेकिन फिर उसके बाद कोई और खिलौना दिखा तो वो याद आ गया। उस टाइम कहाँ चल रहा था? अचेतन मन में चल रहा था। और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद वो बात को भूल गया, तो वो कहाँ चला गया? अचेतन मन में चला गया। ठीक है। जैसे कि बच्चा एग्जाम देने जाता है, अब एग्जाम देने जाता है, कोई क्वेश्चन उसके सामने ऐसा आया जो शायद उसने कभी पढ़ा था लेकिन उसको बिल्कुल भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, वो दब गया, उसका आंसर उसको आता ही नहीं है। वो कहाँ है? अचेतन मन। ठीक है। अब अचेतन मन में है वो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें पेपर में देखकर ये लगता है कि पढ़ा हुआ है, उस पेज पर, उस पेज के ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है, पेज के नीचे वाले हिस्से में लिखा हुआ है, राइट पेज पर है, लेफ्ट पर है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट हमें ये याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग के ऊपर जब प्रेशर लगाते हैं हमें ये याद आ रहा है कि वो रेड पेन से लिखा हुआ था, उस पर सर्कल कर रखा था, उस पर पेंसिल घुमा रखी थी। यानी कि हम कहाँ चल रहे हैं? अचेतन मन में चल रहे हैं। और वर्तमान की स्थिति कहाँ होती है? चेतन मन में होती है। अब एक क्वेश्चन था किसी बुक में, उसमें था कि एक व्यक्ति मार्केट जाता है और जैसे ही उसको टॉयज की शॉप दिखती है, जैसे ही उसको टॉयज की शॉप दिखती है वो खिलौने खरीदना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। वो वहां से बहुत सारे खिलौने, चाहे उसके काम के हैं चाहे नहीं है, वो हर रोज जब भी मार्केट जाता है खिलौने वाली शॉप दिखती है उसको और वहां से खिलौने भरकर घर ले आता है। ठीक है। तो ऐसी क्या स्थिति रही थी? वो उसके कौन से मन के बारे में बताना चाह रहे? वो उसके अचेतन मन के बारे में बताना चाह रहे। क्यों? क्योंकि बचपन में कभी उसकी मन में इच्छा रही होगी कि उसको टॉयज चाहिए, उस टाइम उसको टॉयज मिले नहीं होंगे, जब उसके पास पॉकेट में मनी आई, जब वो कमाने लग गया तो उसके मन में वही बात, वो दुकान के सामने से निकलता, टॉयज दिखते और मन में दबी हुई इच्छाएं उसकी बाहर निकल कर आ जाती, और बाहर निकल कर आती तो मतलब मन में दबी हुई इच्छाएं थी, वो क्या बताती हैं? उसके अचेतन मन के बारे में बताती हैं और वो बहुत सारे टॉयज घर ले आते हैं। ठीक है। समझ आ गया होगा? चेतन मन किसके बारे में बताता है? चेतन मन वर्तमान के बारे में बताता है। चेतन मन वर्तमान की बात करता है, वर्तमान की बात करता है। एक एक करके लिखवा देती हूं। चेतन मन किसकी बात करता है? वर्तमान की बात करता है। और ये किसकी बात करता है? भूतकाल की बात करता है, भूतकाल की बात करता है। और क्या होता है? ये दमित इच्छाओं का भंडार भरे होता है। पूछा जाता है दमित इच्छाएं कहाँ होती हैं? अचेतन। दमित इच्छाओं का भंडार गृह होते हैं, भंडार गृह होते हैं। ठीक है। और अचेतन क्या होता है? चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। एग्जाम में एकदम से याद करी हुई चीजें थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने पर याद आ जाती हैं, तो वो कहाँ होंगी? वो कौन से मन की बात कर रहा है? अचेतन मन की बात कर रहा है। एग्जाम के समय, परीक्षा के समय, परीक्षा के समय जोर डालने पर याद आ जाना कौन से मन की बात करता है? अचेतन मन की बात करता है। अच्छा, एक चीज और, जब ये था, ये आइसबर्ग था, इसके अंदर ये वाला हिस्सा क्या रहता है? मैक्सिमम टाइम ये क्या रहता है? खाली रहता है। ये क्या रहता है? खाली रहता है। और ये क्या रहता है? और अचेतन क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। ये क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। अब वो खाली, पहले वो क्या था? मैंने अभी कुछ तुम्हें बता रही हूं, समझ आ रहा है? वो कहाँ है? चेतन मन। कुछ टाइम के बाद चेतन मन में जो भरा था वो कहाँ चला गया? अचेतन मन में चला गया। पहले अचेतन में गया और फिर कहाँ चला गया?
अचेतन मन में चला गया, यानी काफी दिन तक आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आप भूल गए तो कहाँ चला गया, अचेतन मन में, और ये फिर से खाली हो गया। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अभी कहाँ स्टोर हो रहा है, चेतन मन में। जैसे ही अगला लेक्चर आया, दूसरे सब्जेक्ट का लेक्चर आया, वो थोड़ी देर तक कहाँ जाएगा, अर्धचेतन में। कुछ टाइम के बाद वो कहाँ चला जाएगा, अचेतन में, और चेतन मन फिर से खाली हो जाता है, यानी कि नई चीजों को भरने के लिए चेतन मन फिर से खाली हो जाता है। तो इस बात को याद रखना। ये क्या रहता है, वर्तमान की अनुभूति कराता है। जो चेतन मन है ये वर्तमान की बात करता है, या वर्तमान की क्या करवाता है, अनुभूति करवाता है। और क्या बोलते हैं इसको, याद रहता है। यहाँ पर हर चीज क्या रहती है, याद रहती है, याद रहती है, हर चीज याद रहती है। अभी जो चल रहा है वो सब कुछ याद रहता है, याद है, यानी कि मस्तिष्क की याद रहता है। मतलब मस्तिष्क की कौन सी अवस्था है, ये जागृत अवस्था है। अभी सोया नहीं है मन, जब सो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, अचेतन में चला जाएगा। परमानेंट सो गया मतलब अचेतन मन में चला गया। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति उसको याद रहती है, इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की जागृत अवस्था बोलते हैं। जागृत अवस्था कहा जाता है, ठीक है। और एकदम से आ जाना, एकदम से भूली हुई चीज याद आ जाना जोर डालने पर, वो कहाँ होती है, अर्धचेतन मन में होती है। वो कहाँ होती है, अर्धचेतन मन में होती है। और अचेतन मन में क्या होता है, दमित इच्छाओं का भंडार होता है। असामाजिकता होती है, यहाँ पर असामाजिकता होती है, असामाजिकता होती है। कई बार इंसान को कुछ टाइम पर नहीं मिलता है, या वो समझता है कि लेगा इस चीज को जैसे भी करके तो समाज आगे आ जाएगा, समाज की नजरों में तो बुरा बन जाएगा। तो वो वहां पर क्या होती है, असामाजिकता होती है, अनैतिकता होती है। वो चीजें यहाँ पर दबकर रह जाती है। और क्या होता है, कामों की इच्छाओं का भंडार होता है। यानी कि यहाँ पर भी फिर सिगमंड फ्राइड ने किसकी बात करी, लिबिडो की बात करी। लिबिडो में क्या पढ़ते हैं, काम प्रवृत्ति पढ़ते हैं। यानी कि काम इच्छाएं जो हमारी लिबिडो में संतुष्टि नहीं मिलती है, वो इच्छाएं दबकर रह जाती है। तो यानी कि क्या बोलेंगे इसको, काम प्रवृत्ति की, इसको बोलेंगे काम इच्छाओं का भंडार, क्योंकि दब जाती है, दबा लेता है इंसान उसको समाज की नजरों में अच्छा बनने के लिए। काम इच्छाओं का भंडार होता है यहाँ पर। और किसका, और क्या था, दमित इच्छाओं का भंडार, काम इच्छाओं का भंडार होता है। और क्या होता है यहाँ पर, अचानक याद, कोई चीज इसके अंदर चली गई, देखो ये तो जोर डालने पर याद आती है, ये क्या रहता है, अचानक याद आती है। और क्या रहता है, स्वार्थी प्रवृत्ति होती है यहाँ पर स्वार्थी प्रवृत्ति होती है। अच्छा, कोई चीज बोलते बोलते हमारी जीभ अटक जाती है, तुतला जाते हैं। मतलब हम कुछ बोल रहे हैं और बोलते बोलते हमारी टंग स्लिप हो जाती है, तुतला जाते हैं, अटक जाते हैं। तुतलाना और अटकना ये किस में आता है, अर्धचेतन। क्योंकि थोड़ा सा ढंग से बोलने की कोशिश करेंगे तो फिर हम उसको क्लियर बोल पाएंगे। हम बोल रहे थे, चेतन मन से एकदम से कोई चीज गायब हुई, अर्धचेतन के अंदर कूद गई, और अर्धचेतन में थोड़ा सा हम दिमाग के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, वापस कहाँ आ जाएगी, चेतन मन में आ जाएगी। यानी कि तुतलाना या फिर क्या बोलते हैं, अटकना, ये किस में आता है, अर्धचेतन मन में आता है, ठीक है। और सपने देखना, देखो सपने देखना, जो सपने आते हैं, सपने देखना, ये किस में आता है, अचेतन मन में आता है, ठीक है। रिपीट कर देती हूँ, ये क्या होता है, इसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया था, एक आइसबर्ग के साथ किया गया था। उसका 9/10 भाग किस में होता है, अचेतन मन में होता है। 1/10 भाग किस में होता है, चेतन मन में। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था को क्या बोला जाता है, अर्धचेतन बोला जाता है। परसेंटेज की बात करें तो ये 10% होता है, ये 90% होता है। करंट में, वर्तमान में जो चीजें हैं हमारे दिमाग में जो चल रही है, यानी कि प्रेजेंट में जो बातें चल रही हैं, वो कहाँ है, चेतन मन में। भूतकाल की जो बातें हैं, दब गई इच्छाएं, हमारी जो दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति होती है, काम इच्छाओं का भंडार होता है, वो कहाँ आता है, अचेतन मन में होता है। दिमाग के ऊपर जोर लगाया एग्जाम के बीच में, और वो क्वेश्चन का आंसर हमें याद आ गया, यानी कि अर्धचेतन से कहाँ आ गया, वो चेतन मन में आ गया। अटकना, तुतलाना, ये सब किस में आते हैं, अर्धचेतन में आते हैं। और सपने देखना किस में आता है, अचेतन मन में आता है, ठीक है। ये किसके आधार पर था,
किसने किया था ये? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। उन्होंने जब डिवीजन स्टार्ट किया तो पहला डिवीजन किसके बेस पर किया था? स्थलाकृतिक पर, आक्रात्मक पर, या फिर उसी को बोल दिया गया था इंग्लिश में टोपोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा? गत्यात्मक संरचनात्मक सिद्धांत। गत्यात्मक या उसी को क्या कहते हैं? संरचनात्मक सिद्धांत। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायनेमिक थ्योरी। इसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। संरचना को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और क्या नाम देंगे इसको? इसके अंदर क्या किया गया था? किसके बारे में वर्णन है? व्यक्तित्व। आदमी का क्या बताया गया है यहाँ पर? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। जैसे उसमें चेतन, अचेतन और अचेतन था, यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा, इंग्लिश में पहले लिख देती हूं, इद, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? इदम, अहम, पर अहम। क्या कहते हैं? इद, ईगो और इसी को क्या कहते हैं? परम अहम। परम अहम। ठीक है, अब ईद तो क्या होता है? जन्म के साथ ही होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसमें, उस टाइम पर भी उसमें क्या होता है? ईद होता है। यानी कि ईद के साथ ही वो बच्चा शिशुअवस्था में जन्मजात, मतलब जन्मजात ये प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस टाइम वो ईद के साथ ही जन्म लेता है। अहम कहाँ होता है? एज लिखवा देती हूँ। अहम कहाँ होता है? 1 से 2 वर्ष की उम्र में। और ये क्या होता है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जब बच्चे ने जन्म लिया तो वो ईद के साथ ही दुनिया में कदम रखता है। कदम तो नहीं रखता, मतलब कदम रखना तो वो चलना स्टार्ट कर देता है। चलना तो वो 2 साल में स्टार्ट करे या 1 साल में स्टार्ट करे, बट जैसे ही वो इस दुनिया के अंदर आया, वो किसके साथ आता है? ईद प्रवृत्ति के साथ आता है। ये उसकी क्या होती है? जन्मजात होती है। और अहम क्या होता है? 1-2 साल का जब बच्चा हो जाता है तब उसके अंदर अहम प्रवृत्ति आती है। और जब सुपर ईगो कब आता है? 5-6 वर्ष में। अब देखो, पहले इसको समझते हैं फिर इसके पॉइंट लिखवा दूं। ईद के अंदर क्या होता है? आदमी को ये लगता है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब वो सही तरीके से चाहिए या गलत तरीके से चाहिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सामाजिकता से कोई चीज लेना देना नहीं है। मेरे को ये चीज चाहिए तो मैं इसको ऐसे भी करके ये मैं अचीव कर लूंगा। यानी कि वो क्या करता है? उसके ऊपर सामाजिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो इतना स्वार्थी होता है, अपने मतलब के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। कोई भी गलत काम करता है, कोई भी गलत डायरेक्शन में भी वो हो सकता है कि वो अच्छी डायरेक्शन में जाए, पर जिसका ईद हैवी होता है उसको सामाजिकता, उसको नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता। उसको कोई चीज चाहिए तो चाहिए, यानी कि ईद उसका हैवी है। ठीक है, अब गलत काम हो, कोई किसी के मन की इच्छा है कि मुझे ये चाहिए। मान लो मेरे सामने यहाँ पर गोल्ड रखा है, ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको उठा लूं, पर दूसरा मन मेरा क्या कह रहा है कि मैं कैमरे के सामने हूं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे कोई देख लेगा, समाज में मेरी इज्जत नहीं रहेगी, मतलब समाज मुझे बुरा कहेगा, चोर कहेगा। यानी कि इसका मतलब उसके ऊपर क्या हावी हो रहा है? ईगो हावी हो रहा है। यानी कि ईद क्या करता है? किसी भी गलत डायरेक्शन में जाने के लिए, मतलब किसी भी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है आदमी। लेकिन जब ईगो आती है तब उसको लगता है नहीं, समाज सामने खड़ा है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में गलत सोचेंगे, मैं बुरा बन जाऊंगा। मन मेरा कर रहा है लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को दबा लेता हूं। ईगो आ गया। ठीक है, और सुपर ईगो क्या होता है? आदर्शवाद। बहुत ज्यादा उसके अंदर बौद्धिकता भरी है, नैतिकता भरी है, हद से ज्यादा सामाजिकता भरी है। वो हर कोई भी चीज गलत नहीं करेगा। उसके माइंड में ये आता है, मतलब ये चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा उसके अंदर बौद्धिकता भरी है, बहुत ज्यादा उसके अंदर संज्ञान भरे हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर नैतिकता है, जो आदमी को कुसमायोजन में डाल देता है। यानी कि जब बैलेंस बनाता है, ये ईगो किसका काम करता है? ये तो बैलेंस बनाने का काम करता है। ये गलत डायरेक्शन में पहुंचा रहा है, ये बहुत ज्यादा नैतिकता में पहुंचा रहा है, और इन दोनों के बीच में ये क्या करता है? बैलेंस का काम करता है।
अब यहाँ पर क्या करता है, कुसमायोजन होता है, कुसमायोजित रहता है, बच्चा नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहता। यहाँ पर भी क्या रहेगा, अपनी इच्छाओं को दबाता जाएगा, नहीं, आदर्शवाद मतलब इतना ज्यादा आदर्शी बन जाएगा कि वो थोड़ा सा भी किसी रूल को, नियम को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। जो परंपरा चली आ रही है उसी को उसने फॉलो करना है। जैसे एक बूढ़ी औरत, जैसे कि घर में ये होता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद खाना बनाने से पहले किचन के सारे बर्तनों को, किचन को साफ किया जाता है। तो बूढ़ी औरत क्या कहती है कि कोई भी घर में कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे किसी को दवाई देनी हो, कोई घर में मरीज है और उसको दवाई देनी है, उसका खाना खिलाकर दवाई देनी, तो बूढ़ी औरत क्या कहेगी, नहीं, पहले बर्तन साफ होंगे, किचन साफ होगी, फिर खाना बनेगा। वो आदमी मर रहा है, उसको बीमारी है, उसको दवाई चाहिए, बट नहीं, वो इतना आदर्शवादी बन जाती है कि ये पहले ये रूल है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि इतना ज्यादा आदर्शवाद के अंदर घुस जाता है आदमी, तो उसके ऊपर क्या हावी हो जाता है, सुपर ईगो हावी हो जाता है। ठीक है। अब किसी बच्चे, कोई बच्चा रो रहा है घर में और उसको दूध चाहिए, बहुत छोटा बच्चा है, दूध गर्म करना है, दूध कब बनेगा, जब किचन साफ हो जाएगी। यानी कि ये सब बातें कौन करता है, जो बूढ़े आदमी होते हैं, जो बुढ़ापे की तरफ होते हैं। आदर्शवाद मतलब वो परंपराओं को पूरी प्रॉपर तरीके से निभाएंगे, और ऐसे कर करके वो अपने मन के अंदर ऐसे रोग उत्पन्न कर लेते हैं, मनोरोगी बन जाते हैं, या वो समायोजित नहीं रहते हैं, वो कुसमायोजित हो जाते हैं। ये गलत डायरेक्शन में चल ही रहे थे कुछ भी करने के लिए, ये भी क्या रहते हैं, कुसमायोजित। और ये क्या रहते हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस की अवस्था बनाते हैं। बैलेंस को क्या कहते हैं, संतुलन की अवस्था बनाते हैं। यानी कि ये क्या रहते हैं, समायोजित, ये क्या रहते हैं, ईद वाले असमायोजित, और ये भी क्या रहते हैं, असमायोजित। इसके पॉइंट्स लिखवा देती हूं मैं। स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जिनकी इच्छा शक्ति ज्यादा हावी रहती है। यानी कि इच्छा, ये किससे संबंधित है, इच्छा पूर्ति से संबंधित है। पहला पॉइंट क्या लिखा, ये क्या होता है, जन्मजात। दूसरा क्या रहते हैं, ये असमायोजित या कुसमायोजित लिख देंगे इसको, कुसमायोजित। और क्या रहते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और क्या रहते हैं, इच्छा शक्ति हैवी रहती है, इच्छा शक्ति। अब किसी बच्चे ने अपने फादर को कहा कि मुझे बाइक चाहिए, अब उसके फादर दिलवाने में असमर्थ थे, उसको नहीं दिलवा पाए, तो वो कुछ भी चोरी चकारी करके, कुछ भी करके वो बाइक लेगा। यानी कि उसका ईद इतना ज्यादा हैवी है, वो इतना ज्यादा स्वार्थी है, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, ईद की हावीपन है। अब जितने भी रैपिस्ट होते हैं, वो अपनी काम प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए, जितने भी रैपिस्ट होते हैं वो बैलेंस की कंडीशन में नहीं रहते हैं। उनके ऊपर क्या हावी रहता है, ईद हावी रहता है। जिसका ईद हावी है वही जाकर रैपिस्ट बनते हैं, क्योंकि वो अपनी लिबिडो के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी काम शक्ति के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो असामाजिक और अनैतिकता की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या रहती है, असामाजिकता की अधिकता रहती है, सामाजिकता की अधिकता। और क्या बोलेंगे इसको, अनैतिकता की अधिकता। नैतिकता है ही नहीं। जब कोई रेपिस्ट तक का काम कर देता है, रेपिस्ट बन जाता है, रेपिस्ट का मतलब समझते होगे, बलात्कारी। अनैतिकता की अधिकता। और क्या होता है इसके अंदर, पशु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, पशु प्रवृत्ति के लोग। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट लाइन है और उसको इंपॉर्टेंट वाला साइन लगाकर ही लिख लेना। इसके अंदर क्या होता है, अब ये इतने स्वार्थी होते हैं, असामाजिकता होती है, रेपिस्ट बन जाते हैं, अनैतिकता आ जाती है। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर क्या है, दानव प्रवृत्ति के लोग हैं। ये क्या है, मनुष्य के अंदर क्या होता है, मनुष्य के अंदर दानव, और इसको इंग्लिश में भी लिख लेना, दानव। इंसान तो है ही नहीं, वो इतने स्वार्थी होते हैं, पशु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पशुता की तरह, मतलब मार काट कर, अब लॉयन है, उसको अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए वो एक बकरी को मार देता है, तो इसके मतलब क्या है,
पशुता है उसके अंदर, वो पशु है ही तो उसके अंदर पशुता है। ऐसे ही जब आदमी के अंदर पशुता आ जाती है, वो अपनी काम शक्ति को संतुष्ट करने के लिए, अपने लिबिडो की संतुष्टि के लिए वो किसी लड़की का रेप कर देता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मानवता तो है ही नहीं, मैन तो है ही नहीं, वो क्या है? वो दानव है। यहाँ पर क्या होता है? मैन इन मैन। यहाँ पर क्या होता है? डेविल इन मैन। और यहाँ पर क्या होता है? एंजल इन मैन। यानी कि इसका इंग्लिश का नाम जरूर लिख लेना। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डेविल इन ए पर्सन। इसको क्या कहते हैं? डेविल इन ए पर्सन लिखा आ जाता है। ये हिंदी में जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, इसको हिंदी में भी पेपर में लिखा देखा है मैंने। इसको कैसे लिखते हैं? डेविल इन ए पर्सन। डेविल इन ए पर्सन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। मनुष्य के अंदर दानव, डेविल इन ए पर्सन, और हिंदी में भी इसको लिख देते हैं डेविल इन ए पर्सन। यानी कि इसके अंदर इद की हावी है, ईगो हावी है, या सुपर ईगो हावी है। डेविल इन पर्सन के अंदर क्या होता है? इद का हावीपन होता है, सबसे ज्यादा उसके अंदर इद प्रवृत्ति पाई जाती है। और क्या होता है? पशु प्रवृत्ति होता है। मनुष्य के अंदर कुसमायोजन की भावना आ जाती है, अनैतिकता की भावना आ जाती है, स्वार्थ की भावना आ जाती है, आनंद की प्राप्ति चाहता है। वो मनुष्य को क्या चाहिए? वो इतना स्वार्थी हो जाता है कि उसको क्या चाहिए? आनंद। उसको कोई मतलब नहीं है सामाजिकता से, नैतिकता से। उसको क्या चाहिए? आनंद। यानी कि आनंद प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आनंद प्रवृत्ति के व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद ईगो। ईगो क्या करता है? ईगो क्या करता है? इद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाता है। यानी कि पहली बात तो इसको क्या बोलेंगे? जन्मजात नहीं होता। ये क्या होता है? 1-2 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको क्या बोलेंगे? समायोजन। यहाँ पर क्या होता है? समायोजन की स्थिति। और क्या रहता है इसके अंदर? संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति। और क्या रहता है इसके अंदर? नैतिकता, सामाजिकता, सामाजिकता। और क्या रहता है? नैतिकता। और क्या बोला जाता है? मनुष्य के अंदर मनुष्य। इसको क्या बोला जाता है? मनुष्य के अंदर मनुष्य। मनुष्य के अंदर मनुष्य, या फिर इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैन इन ए मैन। डेविल इन ए मैन भी बोल सकते हैं पहले वाले को। पहले वाले को डेविल इन पर्सन या फिर डेविल इन मैन भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? मैन इन ए मैन, आदमी के अंदर आदमी। क्योंकि यहाँ पर उसको समझ में आ रहा था कि गलत हो रहा है। यहाँ पर उसको ये लग रहा था कि बहुत ज्यादा धर्मों को निभाया जा रहा है, बहुत ज्यादा नैतिकता की बात की जा रही है, और इन दोनों के बीच में यानी कि कोई चीज किसी कंडीशन पर आकर किसी रूल को बदलना हो तो बदल देना चाहिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि किचन को धोने के बाद ही खाना बनेगा, पर इस आदमी को ये पता था कि बीमारी के लिए सबसे पहले दवाइयाँ देना जरूरी है, और दवाई देने से पहले खाना खिलाना जरूरी है। तो किचन को धोने से पहले खाना बनाया जा सकता है। यानी कि इसने क्या कर दिए? उनके रूल्स को बदल दिया। यानी कि इसके अंदर क्या है? ईगो है। अब ईगो उससे मत लेना जो नॉर्मल लाइफ में हम कह देते हैं कि वो तो बड़ा इगोइस्ट है, उसके अंदर घमंड है। ये आदमी के व्यक्तित्व को सिगमंड फ्राइड ने इस तरीके से डिफाइन किया। और उनका बेस क्या रहा था? उनका बेस क्या रहा था? लिबिडो। उन्होंने आधार किसको माना था? लिबिडो। जब चेतन, अचेतन और अचेतन की बात करी थी तो उन्होंने अचेतन मन को महत्वता दी थी। जब इनकी बात करी तो उन्होंने ईगो को महत्वता दी थी। ठीक है। तो अब बात आती है कि इड और सुपर ईगो, इनके बीच की कड़ी क्या है? ईगो। एक क्वेश्चन बनता है, इड व सुपर ईगो पर कौन नियंत्रण करता है? यानी कि कंट्रोल पावर इसके पास क्या रहती है? कंट्रोल ऑन इड एंड सुपर ईगो। यानी कि ये किस पर कंट्रोल करता है? ईद और सुपर ईगो पर कंट्रोल करता है। और कंट्रोल को क्या बोलते हैं? कंट्रोल करना, किसी चीज को अपने वश में करना है। किसको वश में करता है? ये ईद को और सुपर ईगो को करता है।
यानी कि एक ऑप्शन ये भी आ जाता है कई बार, अच्छे इंसान के लिए किसका मजबूत होना जरूरी है, मजबूत ईगो की जरूरत पड़ती है, मजबूत ईगो का होना जरूरी है। पर अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे हो कि कंट्रोल ऑन ईद और सुपर ईगो, कंट्रोल ऑफ ईगो ऑन ईद, कंट्रोल ऑफ ईद ऑन ईगो, यानी कि ईद का ईगो के ऊपर कंट्रोल, ईगो का ईद के ऊपर कंट्रोल, या फिर ईगो का ईद और सुपर ईगो पर कंट्रोल, या मजबूत ईगो का होना। चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन किसको माना जाएगा, कंट्रोल ऑन ईद एंड सुपर ईगो, यानी कि ईद और सुपर ईगो के ऊपर कंट्रोल किसका है, ईगो का है। ऑप्शन इसके साथ जाना है। ऐसे भी घुमाकर पूछ सकता है कि ईगो का कंट्रोल इस पर होता है ईद पर, या ईद का कंट्रोल ईगो पर होता है। तो कंट्रोल किसका होता है, ईगो का किसके ऊपर कंट्रोल रहता है, ईद पर, यानी कि ईदम के ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, अहम का। ठीक है, अब सुपर ईगो की बात करें, सुपर ईगो की बात करें तो यहां पर क्या होती है, सबसे ज्यादा आदर्शवादी, सबसे ज्यादा क्या रहती है, आदर्शवादी, आदर्शवादी, जरूरत से ज्यादा सामाजिकता, जरूरत से ज्यादा नैतिकता। ठीक है, और क्या रहता है इसके अंदर, इसके अंदर जरूरत से ज्यादा नैतिकता, आदर्शवाद ज्यादा रहेंगे, नैतिकता ज्यादा रहेगी, आध्यात्मिकता ज्यादा रहेगी, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता की प्रधानता, नैतिकता आध्यात्मिकता की प्रधानता। ठीक है, और क्या रहेगा इसके अंदर, इसके अंदर क्या था, मनुष्य के अंदर दानव, यहाँ पर क्या था, मनुष्य के अंदर मनुष्य, और यहाँ पर क्या रहेगा, मनुष्य के अंदर मानवता, मनुष्य के अंदर मानवता नहीं, मतलब उसको क्या बोलेंगे, देव। ठीक है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर देव, भगवान, देव, और इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंजल इन ए पर्सन। एक इसको ब्लॉक कर लेना, एक इसको ब्लॉक कर लेना, और एक इसको ब्लॉक कर लेना। मनुष्य के अंदर दानव, मनुष्य के अंदर मनुष्य, और मनुष्य के अंदर देव। अब ये भी क्या करता है, अपनी इच्छाओं को दबाता है। अब इच्छाओं को दबाता है तो यहाँ पर कुसमायोजन था, यहाँ पर समायोजन था, यहाँ पर फिर क्या आ जाता है, कुसमायोजन की अवस्था, कुसमायोजन की अवस्था। ठीक है, ये भी समायोजित नहीं रहते हैं। और सबसे ज्यादा मानसिक रोगी, जो मानसिक रोगी होते हैं, यानी कि मन के रोग, मानसिक रोगी, मानसिक रोगी होने की संभावना, यहाँ पर ये वाले मोस्टली क्या रहता है, बाल्यावस्था तक या बिफोर किशोरावस्था तक रहता है, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था तक ये रहता है। और जब वृद्धावस्था आ जाती है तब आदमी क्या, उसके मन में कैसे विचार आते हैं, आध्यात्मिकता के विचार आते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी बन जाता है। ये सुबह 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, बीमार है लेकिन सुबह नहाकर खाना खाना है, नहाकर खाना खाना चाहिए, नहाकर सूर्य को पानी देना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा चाहिए वाली बात आ जाती है, बहुत ज्यादा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब कोई एक बच्चा जॉब करता है, वो रात को 1 बजे घर पहुंचता है, सुबह वो 5 बजे कैसे उठेगा, लेकिन इनके विचारों में ऐसी नौकरी का क्या करना, सुबह 5 बजे उठना चाहिए, यानी कि आदर्शवादी होते हैं, इसीलिए कुसमायोजन की अवस्था आ जाती है। कुसमायोजित आदमी के अंदर मानसिक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर लैंगिक अवस्थाएं दी थी, और 5 लैंगिक अवस्थाएं उनकी लिबिडो के आधार पर, यानी कि आदमी के अंदर वो अपनी लिबिडो की संतुष्टि
हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट से लिबिडो की संतुष्टि प्राप्त करता है, उस लिबिडो की संतुष्टि की प्राप्ति के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने मनुष्य को, या मनुष्य नहीं कहेंगे, बच्चे को 5 अवस्थाओं में बांट दिया। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। ये वाला, ठीक है। अब 5 अवस्थाओं में पांचों अवस्थाएं लिख देती हूँ। सबसे पहले समझा ही देती हूँ तुम्हें। अपनी लिबिडो की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक बच्चा अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग एज के अंदर जरूरत फील करता है, और वही 5 अवस्थाओं के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने एक बच्चे की 5 अवस्थाएं बता दी। सबसे पहली अवस्था क्या बताई, जन्म लेते ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि लिबिडो शैशवावस्था में या जन्मजात प्रवृत्ति है, जन्म के साथ ही उसके अंदर काम शक्ति की प्रचुरता होती है, और अपनी काम शक्ति की प्रचुरता को पूरा करने के लिए वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से अपने लिबिडो की संतुष्टि प्राप्त करता है। तो पहली अवस्था क्या बताई, मुख्य अवस्था। बच्चा जन्म लेते ही काटना, चूसना, अपनी मम्मा का दूध पीना, फीडिंग करना, ये सब स्टार्ट कर देता है, और अपने काम प्रवृत्ति की संतुष्टि को अपने मुख के द्वारा पूरी करता है। इसलिए उसको क्या बोल दिया गया, मुख्य अवस्था बोल दिया गया। अगर उसकी टाइम पर, मतलब उसको जितने टाइम तक, 6 महीने तक, 8 महीने तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है, तो उसके अंदर फिक्सेशन की समस्या आ जाती है। फिक्सेशन क्या होता है, लिबिडो का जरूरत से ज्यादा होना या जरूरत से कम होना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिक्सेशन, और उसको हिंदी में बोला जाता है स्थिरीकरण, ठीक है। अब वो जब बचपन में उसको फीडिंग सही प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है, किसी भी कारणवश माता की कोई समस्या रही होगी, या किसी की माँ बच्चे के जन्म के बाद खत्म हो गई होगी, तो बड़ा होने के बाद वो धूम्रपान करने लग जाता है, या फिर कोई चीज निगलना, या मुंह में पूरे दिन लकड़ी का रखना, ये सब उसके अंदर प्रभाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। पहली अवस्था क्या है, मुख्य अवस्था। दूसरी अवस्था क्या होती है, गुदीय अवस्था। अब गुदीय अवस्था कब स्टार्ट होती है, मुख्य अवस्था तो 0 से 18 महीने तक रहती है। फिर गुदीय अवस्था कहाँ आती है, कब आती है, कौन सी एज में आती है, 18 महीने से लेकर 3 साल तक का बच्चा। अब गुदीय अवस्था में क्या करता है वो, उसको वैसे तो टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, पर बच्चे क्या करते हैं, इतने जिद्दी होते हैं कि वो टॉयलेट को रोक कर रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल करके रखेंगे तो फिर उसके अंदर कौन सी स्थिरीकरण या कौन सा फिक्सेशन आएगा, वो बड़े होकर चिड़चिड़ाहट, गुस्से में रहना, ये सब समस्याएं उनको दुखी, मतलब दुख देंगी या दुखी करेंगी एक बच्चे को। बाद में वो समस्याएं पता चलती है जब उनका लिबिडो हावी होता है। तो सेकंड अवस्था बता रही हूँ, गुदीय अवस्था। अब जो गुदीय पार्ट में उनका लिबिडो हावी होने लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो टॉयलेट को रोकना स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने अपने घर में छोटे बच्चे को देखा होगा, 2, 2.5, 3 साल का, मम्मी उसको सोने से पहले कहती है कि चलो बेटा टॉयलेट करके आओ, बच्चा क्या कहता है, नहीं आ रहा। उसको आ रहा होगा, लेकिन वो क्या करता है, उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, वो कंट्रोल करता है, और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, गुदीय अवस्था। ये कब से कब होती है, 18 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे तक का होता है। तीसरी अवस्था क्या होती है, लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज बोला जाता है इसको इंग्लिश में। लैंगिक अवस्था में क्या होता है, उसके अंदर कुछ, ये कब से कब होती है, 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे का, 6, अमूमन 6, किसी बुक में 3 से 5 लिखा है, कहीं पर 3 से 6 लिखा है, यानी कि 3 से 5, 5.5 या 6 सब चलेगा। उसके अंदर क्या होती है, 2 ग्रंथि हावी होने लग जाती हैं। पहली ग्रंथि का नाम क्या है, ऑडिपस, दूसरी का क्या है, इलेक्ट्रा। ऑडिपस ग्रंथि किस में आती है, बॉयज में आती है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में आती है, लड़कियों में आती है। अब सिगमंड फ्राइड तो क्या कहते थे कि लड़के में ऑडिपस ग्रंथि हावी होने के कारण वो अपनी माँ से मतलब काम प्रवृत्ति की भावना रखते हैं, और लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथि ज्यादा होने के कारण, हावी होने के कारण, वो अपने पिता के प्रति काम प्रवृत्ति की भावना रखते हैं। अब ये कामुकता वाली जो शब्द उन्होंने यूज करे, इससे काफी सारे मनोवैज्ञानिक उनसे नाराज थे, और उनका साथ उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने फिर अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने सिगमंड फ्राइड से दूरी बनानी स्टार्ट कर दी थी। उनमें से एक उनके शिष्य थे यूंग और जो। ये जो तीसरी अवस्था थी, लैंगिक अवस्था, फॉलिक स्टेज 3 से 5 ईयर वाली, इसमें उन्होंने कामुकता को बहुत ज्यादा प्रधानता दी। उन्होंने हालांकि एक स्टोरी भी बताई, उन्होंने वो स्टोरी का कोई कहीं पर लिखी हुई नहीं है। वो कहते हैं एक ऑडिपस नाम के एक राजा थे, उनका अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था, काम प्रवृत्ति की भावना थी, तो उन्होंने अपने फादर को मार दिया था। ऐसे एक इलेक्ट्रा नाम की एक रानी होती थी, उनका अपने फादर के प्रति लगाव ज्यादा था,
मतलब फादर के प्रति काम प्रवृत्ति की भावना उनकी ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपनी माँ को मार दिया था। वो माँ और फादर की के रिलेशन को देख नहीं पाती थी, सहन नहीं कर पाती थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी माँ को मार दिया। ये एक ऐसी मनगढ़ंत काफ़ी सारी कहानियाँ बनी हुई हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, हम भी देखते हैं कि एक बेटी होती है वो अपने फादर के ज़्यादा क्लोज होती है और एक बेटा होता है अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज होता है, लेकिन ये उनकी भावनाएं होती हैं। इसके अंदर हम काम प्रवृत्ति नहीं जोड़ेंगे, बट सिगमंड फ्राइड इसको किसके साथ जोड़ते थे? काम प्रवृत्ति के साथ जोड़ते थे। वो ये कहते थे कि काम प्रवृत्ति के कारण लड़का अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज होता है और लड़की अपने फादर के ज़्यादा क्लोज होती है, बट ऐसा नहीं है, वो उनकी भावनाएं होती हैं। चौथी अवस्था कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था सुसुप्त अवस्था, यानी कि उसको क्या बोला जाता है? लेटेंसी स्टेज। और उसके अंदर उनके जो लैंगिक अवस्थाएं होती हैं वो सुप्त हो जाती हैं। बच्चे का ये मोस्टली कहाँ आती है? बाल्य अवस्था में आ जाती है, 5 या 6 साल से लेकर 12 साल के बाद, 12 साल से बीच में, यानी कि 6 साल से 12 साल। इस अवस्था में बच्चा कौन सी स्टेज में होता है? बाल्य अवस्था में होता है। उसको वो गंदगी में खेलना, कूड़े करकट में से बॉल उठा के लाना, कपड़े गंदे कर लेना, यानी कि उनकी जो लैंगिक अवस्थाएं होती हैं वो सुप्त हो जाती हैं और उनका ध्यान कहाँ रहता है? खेलने कूदने में, मस्ती में रहता है। बाल्य अवस्था में ये वाली हमने वैसे भी देखा था कि बाल्य अवस्था में को गंदी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि उसके बच्चे के अंदर कोई घिन नहीं होती है। फिर लास्ट कौन सी होती है? जनेंद्रिय अवस्थाएं। और जनेंद्रिय अवस्थाएं कौन सी होती हैं? किशोरावस्था में आती हैं या 12 साल की उम्र के बाद आती है। और ये इसके अंदर जो लैंगिक अवस्था होती है उसी से हमारी संसार की संरचना होती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। जब वहां पर जाकर लिबिडो की संतुष्टि मिलती है, वो एक प्रॉपर टाइम है 12 साल से बाद का, जब लिबिडो की संतुष्टि के लिए आदमी और औरत मिलते हैं, अपनी काम प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हैं, तो इस संसार की संरचना होती है। मैं ये सारी स्टेज एक एक लिख देती हूँ, हिंदी में भी नाम लिख लेना और इंग्लिश में भी नाम लिख लेना इसकी। पहली अवस्था क्या थी? मुख्य अवस्था। पहली अवस्था क्या थी? मुख्य अवस्था। पांच भागों में बांटा था। विकास की अवस्थाओं में सिगमंड फ्राइड ने 5 भागों में बांटा था। फ्राइड ने 5 भागों में बांटा था। पहली अवस्था क्या थी? मुख्य अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है? गुदीय अवस्था। ये नाम हिंदी में और इंग्लिश में, और इनकी एज और इनकी समस्याएं, इनका फिक्सेशन याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तीसरी अवस्था क्या है? लैंगिक अवस्था। चौथी अवस्था क्या है? सुप्ता अवस्था। और लास्ट अवस्था क्या है? जनेंद्रिय अवस्था। ये अवस्था, इसको क्या इंग्लिश में कहा जाता है? ओरल स्टेज। इसको गुदीय अवस्था को क्या कहा जाता है? एनल स्टेज। लैंगिक अवस्था को क्या कहा जाता है? फॉलिक स्टेज। इसको क्या कहा जाता है? लेटेंसी स्टेज। और जनेंद्रिय अवस्था को क्या कहा जाता है? जेनेटिकल स्टेज। सुप्तावस्था। पहली क्या थी? मुख्य। दूसरी है गुदीय। तीसरी है लैंगिक। चौथी है सुप्तावस्था। पांचवी है जनेंद्रिय स्टेज। मुख्य अवस्था को क्या कहा जाता है? ओरल स्टेज। गुदीय अवस्था को एनल स्टेज। लैंगिक अवस्था को फॉलिक स्टेज कहा जाता है और इसको लेटेंसी स्टेज कहा जाता है। जनेंद्रिय को जेनेटिकल स्टेज कहा जाता है। जब एज की बात करेंगे तो ये क्या है? 0 से 18 माह। ये क्या है?
18 माह से 3 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष। ये क्या है? 3 वर्ष से 5 या 6, ऐसे लिख लो, 5-6 वर्ष। और ये क्या है? 6 से 12 वर्ष। और ये क्या है? 12 वर्ष से बाद। ठीक है। अब लिबिडो जोन क्या रहता है? यहाँ पर क्या करता है? वो मुख से संतुष्टि प्राप्त करता है, या उसको बोल देते हैं स्तनपान, हिंदी में, इंग्लिश में बोल देते हैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दी जाती है? गुदी अवस्था में उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। इसको टॉयलेट ट्रेनिंग की अवस्था कौन सी होती है? गुदी अवस्था। और इसी को क्या बोला जाता है? दूसरी अवस्था। ये क्रम से याद करनी है, इनको बीच में से ऊपर नीचे नहीं करना है। ये एज के हिसाब से दे रखी है, जितनी भी चीजें एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखी हो उनको क्रम से याद किया करो, ऐसे बीच बीच में से कभी भी याद नहीं करना होता। पहली अवस्था क्या थी? मुख्य अवस्था, 0 से 18 महीने मुख, और फिर उसके अंदर क्या होती है? लिबिडो जोन क्या होता है? मुख से या स्तनपान से या ब्रेस्ट फीडिंग से मिलता है। यहाँ पर क्या दिया जाता है? टॉयलेट ट्रेनिंग। क्वेश्चन सीधा बनता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग की अवस्था किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने। किसके अंदर दी थी? विकास की अवस्थाओं में, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर। कौन सी अवस्था थी? गुदी अवस्था थी, टॉयलेट ट्रेनिंग। लैंगिक अवस्था में यहाँ पर क्या था? ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का हावी होना। और यहाँ पर क्या होती है? सुप्त अवस्था। लेटेंसी स्टेज के अंदर क्या होता है? सुप्त अवस्था होती है। और ये कौन सी अवस्था होती है? चौथे नंबर वाली होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और ये कहाँ होती है? कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था में। ये कब होती है? बाल्यावस्था में। गंदी स्टेज जिसको बोला जाता है। बच्चा कूड़ा करकट कहीं पर भी खेलता है, खेलना, गलियों में घूमना, गांव की गलियों में गर्मी में घूमना, सर्दी में घूमना, उनका कोई एम नहीं होता, बस वो वैसे ही घूमते रहते हैं। बाल्यावस्था में सुप्तावस्था आती है। ये पूछा जाता है सुप्तावस्था का एज पीरियड क्या है? 6 से 12 वर्ष, या फिर उसी को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था, या उसको क्या बोला जाता है? गंदी स्टेज। और फिर यहाँ पर क्या आ जाती है? 12 वर्ष के बाद जननेंद्रिय स्टेज के अंदर, जेनेटिकल स्टेज के अंदर क्या आ जाती है? लैंगिक परिपक्वता। लैंगिक, जिससे ही हमारा संसार चल रहा है, लैंगिक परिपक्वता। अब जब इसके अंदर मेजर डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या होता है? धूम्रपान करना, मतलब फिक्सेशन बोले, अब अगर उसको फिक्सेशन बोले तो इसी को क्या बोला जाता है? स्थिरीकरण। और हिंदी में क्या कह देते हैं? इंग्लिश में क्या कह देते हैं? फिक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है? लिबिडो का हद से ज्यादा या हद से कम हो जाना, किसी काम प्रवृत्ति का एक लिमिट से ज्यादा हो जाना या एक लिमिट से कम होना, उसी को इंग्लिश में फिक्सेशन बोला जाता है। और हिंदी में क्या बोला जाता है? स्थिरीकरण। इस एज में बड़ा होने के बाद वो क्या करने लग जाता है? पान खाना, लकड़ी चबाना, धूम्रपान करना, फर्स्ट की लिखवा रही हूँ सब, धूम्रपान करना। इसमें क्या हो जाता है? वो मनोरोगिक हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ये सब। ऑडिपस इलेक्ट्रा वाला बता ही दिया। और ये सुप्तावस्था होती है और लैंगिक अवस्था में क्या करता है? संसार का निर्माण करता है। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, वैसे तो साथ साथ मैंने करवा दिए। जैसे एक पॉइंट तो क्या था? ऑडिपस इलेक्ट्रा। सीधा पूछ लिया जाता है ऑडिपस और इलेक्ट्रा। इसके अंदर क्या होता है? ऑडिपस के अंदर लड़का अपनी माँ के प्रति भावना रखता है, और इलेक्ट्रा के अंदर, नाम से याद रख लेना, इलेक्ट्रा क्या है? फीमेल। और तुम्हें पता भी है कि अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ इलेक्ट्रा में क्या है? लड़की। अब वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? फादर की तरफ। अब हम उसको क्या मानते हैं कि उसकी भावनाएं फादर के साथ ज्यादा जुड़ी होती हैं, और सिगमंड फ्राइड क्या मानते थे? उसकी काम प्रवृत्ति फादर के लिए ज्यादा होती है। ओडिपस में क्या होता है? बेटा अपनी माँ की तरफ झुकाव ज्यादा रखता है। दूसरा पॉइंट, सीधा कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, स्थिरीकरण। अभी बताया, स्थिरीकरण, या इसी को बोलते हैं फिक्सेशन। अब इसके अंदर क्या होता है? लिबिडो का
अधिक या कम होना, कम होना, अधिक या कम होना। लिबिडो क्या होती है? एक ऊर्जा शक्ति। कौन सी ऊर्जा शक्ति? काम प्रवृत्ति की ऊर्जा शक्ति। फिर उसके बाद एक तो पॉइंट और है नार्सिज्म। नार्सिज्म क्या होता है? नार्सिज्म, ये पूछ लिया जाता है। नार्सिज्म, नार्सिज्म या इसी को क्या कहते हैं? स्वमोह, या इसी को क्या कहते हैं? सेल्फ लव। सेल्फ, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। अब ये प्रवृत्ति हर इंसान में होती है। अब हम सुंदर दिखना चाहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हम धुले हुए कपड़े पहनते हैं, यानी कि हमारे अंदर क्या है? नार्सिज्म है, खुद से प्यार है। अब जो गलियों, जो थोड़े से मेंटल डिसऑर्डर पर्सन होते हैं, रोड के साइड में बिना नहाए धोए मैले कुचले कपड़े पहने रखते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या नहीं होता? स्वमोह नहीं होता, उनके अंदर नार्सिज्म नहीं होता है। हम सुबह पहले नहा धोकर साफ सुथरे हो जाते हैं, अपने प्रॉपर हेयर्स कट करना या लिपस्टिक बिंदी लगाना, या लड़के अपनी दाढ़ी बनाते हैं। अब लड़के क्या करते हैं? वो दिखाते नहीं, करते तो वो भी सारे वही काम है जो लड़कियां करती हैं, वो सारे काम वो भी करते हैं। वो भी पार्लर जाते हैं, मतलब उनका भी एक ठिकाना होता है, लेकिन वो सारे काम क्या करते हैं? छुप छुप कर देते हैं। अब लड़की अपने फेस के ऊपर फेस पैक लगा रही है, लड़का बैठकर देख रहा होता है और कहता है कि ला मेरे को भी दे दे, मैं थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ। एक्चुअली वो क्या चाहता है? वो भी उसको यूज करना चाहता है, उसको भी, उसके अंदर भी क्या है? नार्सिज्म है। जितने भी जो मानसिक रूप से संतुलित पर्सन होते हैं, वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए या खुद से प्यार दिखाना, मतलब समाज के अंदर खुद को सुंदर दिखाने के लिए कुछ करते हैं। कुछ को खुद से ही प्रेम होता है, वो चाहे उनको कोई देखे या ना देखे, वो साफ सुथरा रहना चाहते हैं। एक बूढ़ी औरत भी किसी शादी में जाने से पहले अपनी बहू को ये कहती है कि मेरी वो वाला हार निकाल दे, वो वाली मेरी गंठी निकाल दे, ठीक है। एक लड़का है, वो लड़की को ताना जरूर दे देता है, कमेंट पास कर देता है कि ये तो पार्लर जाता वो भी है। अब वो कुछ और काम करवाने जाता होगा, वो दाढ़ी बनवाने जाता है, दाढ़ी तो घर पे भी बन जाती है, लेकिन उसको रहता है कि वहां 5, 10, 20, 50 रुपए दे दूंगा तो वो बहुत ज्यादा सुंदर बन जाएगी। वो अपनी हेयर स्टाइल सेट करता है। यानी कि हर किसी के अंदर नार्सिज्म की भावना होती है। छोटा बच्चा भी कपड़े पहनकर खुद को देखता है शीशे में जाकर, मैं सुंदर लग रहा हूँ, यानी कि वो खुद से क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है, वो खुद को सुंदर देखना चाहता है। अब जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाते हैं, बीमारियां उनको इतना ज्यादा घेर लेती हैं, उनको वो खुद के बारे में क्या सोचेंगे? बस वो ये सोचते हैं कि मैं स्वच्छ रहूं, तब उनके अंदर नार्सिज्म की भावना थोड़ी कम हो जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? किशोरावस्था में। किशोर अपने आप को शीशे में देखकर खुद ही मन में मुस्कुराते रहते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? किशोरावस्था में होती है। बचपन से, मतलब पैदा होते ही स्टार्ट हो जाती है, शैशवावस्था में भी होती है, लेकिन कहीं पर जाकर ये ज्यादा हो जाती है, कहीं पर जाकर ये कम हो जाती है। नार्सिज्म का मतलब क्या होता है? शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाती है और मृत्यु तक ये चलती रहती है। लास्ट में जाकर जब आदमी बुढ़ापे की उस स्टेज पर हो जाता है कि वो कुछ खुद का कर नहीं पाता, दूसरों से वो करवाना नहीं चाहता, या दूसरा उसका करके नहीं देता है, लेकिन बुढ़ापे में भी अगर वो किसी शादी में जाता है तो उसका भी मन होता है कि मैं साफ धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े पहनूं। बाल्यावस्था में थोड़ी सी सुप्त हो जाती है ये नार्सिज्म की भावना, ये बाल्यावस्था में, क्योंकि उसको क्या बोला जाता है? डर्टी स्टेज बोला जाता है, बाल्यावस्था। ये क्या होती है? डर्टी अवस्था। और क्या होती है ये? इसके अंदर नार्सिज्म क्या होता है? कम होती है। नार्सिज्म की भावना कम होती है, लिख लेना भाई तुम इसको। बाल्यावस्था में इसी को डर्टी स्टेज बोला जाता है। यहाँ पर नार्सिज्म की भावना थोड़ी सी कम होती है, और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? किशोरावस्था में ये प्रबल होती है। फिर आती है शैशव कामुकता। इस टॉपिक पर आकर, शैशव कामुकता, इस टॉपिक पर आकर सिगमंड फ्राइड और उसके शिष्य के अंदर मतभेद हो गए थे। यानी कि यही टॉपिक किसका कारण बना था? मतभेद का कारण बना था। मतभेद का कारण किसमें? सिगमंड फ्राइड और उनके शिष्य यूंग के अंदर। यूंग या कहीं पर जुंग लिखा होता है, और इसके बाद उनके शिष्य ने एक नई थ्योरी पेशकश की, और नई थ्योरी का नाम क्या लिखा उन्होंने? मनोविश्लेषणात्मक की जगह पर क्या बोल दिया उन्होंने? विश्लेषणात्मक। और ये कौन थे शिष्य? यूंग या जुंग। 5 स्टेज याद रखनी है। पहले मनोविश्लेषण को 3 भागों में बांटा था, एक वो मन वाला, एक वो व्यक्ति वाला, और एक ये अवस्था वाला। रिपीट करूं
तो एक कौन सा था, मन वाला, चेतन, अचेतन और अचेतन। दूसरा कौन सा था, दूसरा था व्यक्तित्व वाला, इद, ईगो और सुपर ईगो। और थर्ड कौन सा था, उनकी जो अवस्थाएं बांटी थी क्रम से याद करना, पहली को मुख्य, दूसरी को बुद्धि, तीसरी को लैंगिक, चौथी को सुप्तावस्था, फिर ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनेटिकल स्टेज। एज है 0 से 18, 18 से 3 और 3 वर्ष से 5 या 6 वर्ष, 6 से 12 और 12 वर्ष के बाद। ऑडिपस इलेक्ट्रा क्या थे, कामुकता क्या थी, नार्सिज्म क्या था, लिबिडो क्या था, ये सब पॉइंट्स तुम्हें याद रखने। ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।